हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 25वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करने वाले हैं और मध्यकालीन इतिहास में हम कलचुरियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हम कल्याण साय की जमाबंदी के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हमको उनके अगले जो राजा हैं लक्ष्मण साय, इनके बारे में चर्चा शुरू करनी है। लक्ष्मण साय के बारे में परीक्षाओं में बस एक ही चीज़ पूछा गया है, इनका शासन किस समय शुरू हुआ था। 1581 से इन्होंने शासन प्रारंभ किया था। अगले व्यक्ति हैं तखत सिंह, इनके बारे में बस एक ही चीज़ पूछा गया है, इनके बसाए गए नगर के बारे में। तखत सिंह ने तखतपुर नगर बसाया था। अगले व्यक्ति हैं राज सिंह, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि इनके निर्माण कार्य के बारे में पूछा गया है कि बादल महल किसने बनवाया था और ये बादल महल कहाँ पर स्थित है। बादल महल रतनपुर में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था किसने? राज सिंह ने। बादल महल, रतनपुर, राज सिंह। अगला प्रश्न है दरबारी कवि के बारे में। गोपाल मिश्र, ये नाम आपने कई जगह पे पढ़ा होगा। छत्तीसगढ़ पढ़ते समय गोपाल मिश्र का नाम कई बार मिलता है। गोपाल मिश्र राज सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी किताब है खूब तमाशा। इसकी रचना की गई थी 1689 ईस्वी में और इसी को ही 1746 संवत भी कहा जाता है। इस किताब में औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की गई है। ठीक, अब इस स्टेटमेंट से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि खूब तमाशा की रचना किसने की है, गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे, खूब तमाशा की रचना किस वर्ष की गई थी, कौन सी किताब है जिसमें कि औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की गई है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न राज सिंह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है रघुनाथ सिंह के बारे में। कलचुरी वंश के अगले शासक हैं रघुनाथ सिंह और इनके बारे में पूछा गया है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था। 1732 से लेकर के 1745 तक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मराठों के आक्रमण के बारे में। छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण किसके समय में हुआ है? रघुनाथ सिंह के समय में हुआ है। कब हुआ है? 1741 में। किसके द्वारा हुआ है? मराठा सेनापति थे भास्कर पंत। भास्कर पंत ने अपने उड़ीसा अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया है। भास्कर पंत किसके सेनापति थे? तो मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति थे। रघुजी प्रथम मराठों की कौन सी शाखा से थे? ये भोसला शासक थे। ठीक है, आपको पता होगा कि मराठा जो है वो कई भागों में बटे हुए थे। इसमें से जो भोसला थे, रघुजी प्रथम भोसला से संबंधित थे। भोसले वंश के शासक थे रघुजी प्रथम और रघुजी प्रथम के सेनापति थे भास्कर पंत। इन्होंने आक्रमण किया था रघुनाथ सिंह के ऊपर में। ठीक, और रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, और इस प्रकार मराठों ने इस क्षेत्र को जीतने के बावजूद यहाँ पर रघुनाथ सिंह को हटाया नहीं था, बल्कि इनको इनसे कुछ टैक्स लेकर के और इन्हीं को राजा बना करके यहाँ से चले गए थे। एक्चुअली में 1745 में रघुनाथ सिंह को हटा करके मोहन सिंह को नया राजा बनाया जाता है, जो कि मराठों के अधीन पहले शासक हुए। ठीक, और इनके बारे में ये कह सकते हैं कि रघुनाथ सिंह जो है वो कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। और इसके बाद में मराठों ने अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को यहाँ पर राजा बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मराठों के अधीन प्रथम शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। ये ट्रांजिशन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ट्रांजिशन क्या था? कुछ समय तक रघुनाथ सिंह कलचुरियों के अधीन ही शासन कर रहे थे स्वतंत्र शासक के रूप में, लेकिन जैसे ही मराठों का यहाँ पे आक्रमण हुआ तो अब मराठों के सामने तो ये आत्मसमर्पण कर चुके थे, तो मराठों के अधीन रघुनाथ सिंह शासन कर रहे थे। ठीक है, मराठों से युद्ध तो नहीं किए थे, उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे, तो मराठों के अधीन ही ये शासन कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि रघुनाथ सिंह कुछ समय तक स्वतंत्र शासक रहे थे, उसके बाद में अपने जीवन के अंतिम दौर में, अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में मराठों के अधीन शासन कर रहे थे। तो ये भी कहें हम क्या क्या स्टेटमेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। और मराठों के अधीन पहले शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह। ठीक, इसके बाद में रघुनाथ सिंह के बाद में मराठों ने
मोहन सिंह को यहाँ पर शासक घोषित कर दिया। ठीक, मोहन सिंह को इन्होंने यहाँ पर शासक घोषित कर दिया था। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि प्रमुख शासक और उनकी पत्नियों के बारे में। मैंने इसकी चर्चा आपसे किया है पिछले वीडियो में कि शासकों और उनकी पत्नियों के बारे में हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2023 का ये प्रश्न है। रत्नदेव प्रथम, इनकी पत्नी का नाम था नोनल्ला देवी। पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम है राजल्ला देवी। जाजल्य देव प्रथम की पत्नी का नाम है लच्छला देवी और जगत देव की पत्नी का नाम है सोमल्ला देवी। रत्नदेव तृतीय की पत्नी का नाम है रल्हा। ठीक है, रत्नदेव तृतीय की पत्नी का नाम है रल्हा, इनकी सेकंड पत्नी हुई है पद्मा। तो रल्हा का नाम एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कलचुरियों की राजधानी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तुम्माड़ को किसने राजधानी बनाया था? कलिंग राज ने। रतनपुर राजधानी स्थानांतरित किया था रत्नदेव प्रथम ने। छुरी कोसगई को राजधानी बनाया था बहारेंद्र साय ने। खल्लारी से शासन कर रहे थे रामचंद्र देव और केशव देव। इसके अलावा रायपुर को राजधानी बनाया था ब्रह्मदेव ने। ठीक, इसके अलावा जीर्णोद्धार के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इस टेबल में सारा चीज़ कंक्लूजन दिया गया है। जाजल्यदेव प्रथम, इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीदेव द्वितीय, इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। इनके सेनापति ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है 12वीं सदी में। रत्नदेव तृतीय, इन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शौरी मंदिर, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। लास्ट में बहारेंद्र साय, इन्होंने महामाया मंदिर रतनपुर में जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया है। नेक्स्ट है कलचुरी कालीन प्रमुख नगरों के बारे में। रतनपुर नगर की स्थापना किसने की है? रत्नदेव प्रथम ने। जांजगीर की स्थापना किसने की है? जाजल्यदेव प्रथम ने। रायपुर की स्थापना किसने की है? रामचंद्र देव ने। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के पुत्र थे राय ब्रह्मदेव। राय ब्रह्मदेव के नाम पर इन्होंने रायपुर शहर की स्थापना किया है। ठीक, अपने पुत्र राय ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर बसाया है, लेकिन बसाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रामचंद्र देव। इसके अलावा 13वीं सदी में बनाए गए कुछ प्रमुख मंदिर जो कि कलचुरी वंश से संबंधित है, इनका नाम पूछा गया है। तो इस टाइम पे कलचुरियों द्वारा बनवाए गए प्रमुख मंदिर थे नकपुरा मंदिर, देउरबीजा मंदिर और गंडईका मंदिर। ये सभी मंदिरों के नाम जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2023 के ही एक एग्ज़ाम में इन सभी नामों को पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट है रायपुर के कलचुरियों की शाखा के बारे में। कलचुरियों की हमको पता है कि 3 शाखाएं प्रमुख रूप से हैं। एक है त्रिपुरी शाखा। त्रिपुरी मतलब जो उनका ओरिजिन पॉइंट था, जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ था, वो वाली शाखा तो एक वहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा एक शाखा है रतनपुर में और एक शाखा है रायपुर में। ठीक है, तो रायपुर शाखा के बारे में याद रखिएगा। रायपुर शाखा के शासकों को महाराज कुमार राजा की उपाधि से संबोधित किया जाता है। ठीक है, कौन सी उपाधि है? महाराज कुमार। इसके अलावा है वंशी शासकों की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण के मंदिर शिलालेख में उल्लेखित है। ये चीज़, ये फैक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, अगला है इस वंश की जानकारी मुख्य रूप से रायपुर और खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है, जो कि ब्रह्मदेव द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक, प्रश्न पूछा गया है कि रायपुर के कलचुरी वंश का जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो इनकी जानकारी मिलती है रायपुर और खल्लारी के शिलालेखों से। इस वंश के प्रमुख राजाओं की अगर चर्चा करें तो इनका वंशक्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले हैं केशव देव। इन्होंने खल्लवाटिका को या खल्लारी को अपनी राजधानी बनाया। इसी सीरीज में अगले व्यक्ति हैं रामचंद्र देव। इन्होंने रायपुर शहर की स्थापना की। इनके पुत्र हैं राय ब्रह्मदेव। इन्हीं के ही नाम पर, ब्रह्मदेव के नाम पर ही इन्होंने रायपुर शहर का निर्माण करवाया था। अगले व्यक्ति हैं चामुंड सिंह देव या चामुंडा सिंह देव। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है वो रायपुर के कलचुरी से संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो चामुंडा सिंह देव यह रायपुर के कलचुरी वंश के एक राजा हैं। जैत सिंह देव ये भी कलचुरी वंश के राजा हैं, लेकिन रायपुर शाखा के हैं। जैत सिंह के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रायपुर का दूधाधारी मंदिर का निर्माण करवाया था जैत सिंह देव ने। इन्हीं के काल में हुआ था।
अगले व्यक्ति हैं उमेश सिंह देव, ये भी रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित हैं और रायपुर कलचुरी के अंतिम राजा हैं अमर सिंह देव। ठीक, ये पूरी सीरीज़ उन लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि पहले ही हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ हिस्ट्री के बारे में उनको पता है। छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तब ये ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। अगला है केशव देव, रायपुर कलचुरी में केशव देव। केशव देव की राजधानी कौन सी थी? खल्लारी थी। प्रश्न पूछा गया है, जो भी चीज़ यहाँ पे हाईलाइटेड है वो सभी प्रश्न एक एक करके पूछे गए हैं। केशव देव की राजधानी खल्लारी। रायपुर की कलचुरी वंश का प्रारंभ केशव देव के समय में हुआ। संस्थापक किसको कहा जाता है? रामचंद्र देव को। ठीक, अब रामचंद्र देव को ही आंसर लिया गया है। प्रश्न पूछा गया है रायपुर के कलचुरी वंश का शासन किसके समय में प्रारंभ हुआ है? तो प्रारंभ हुआ है केशव देव के समय में, लेकिन रायपुर कलचुरी के संस्थापक किसको कहा जाता है? रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव के बारे में अगर चर्चा करें तो इन्होंने रायपुर कलचुरी वंश का स्थापना किया है, संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने ही रायपुर नगर की स्थापना की है अपने पुत्र राय ब्रह्मदेव के नाम पर या ब्रह्मदेव राय के नाम पर। ठीक, इसके अलावा अगले राजा हैं राय ब्रह्मदेव, या इन्हीं को ही हरि ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी थी खल्लारी और रायपुर। राय ब्रह्मदेव का निर्माण कार्य अगर देखा जाए तो इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि यह मंदिर कहाँ पर है? खल्लारी में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम था नारायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण विशेष रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो इनके दरबारी थे, इनका नाम है देवपाल, या इनको देवपाल मोची भी कहा जाता है। देवपाल के द्वारा ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था वर्ष 1415 में। ठीक, अगला है हटकेश्वर मंदिर। हटकेश्वर मंदिर महादेव घाट रायपुर में स्थित है। यह खारू नदी के तट पर स्थित मंदिर है। इसके अलावा शिलालेख, किसके शिलालेख? राय ब्रह्मदेव के शिलालेख। शिलालेख कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इनके मुख्य रूप से दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, रायपुर और खल्लारी। रायपुर शिलालेख को नागपुर संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। अगला है, इन्हीं के ही नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया गया है। मैंने बताया था कि रायपुर शहर बसाया गया है रामचंद्र देव के द्वारा अपने पुत्र राय ब्रह्मदेव के नाम पर। ठीक है, तो रायपुर शहर का नाम राय ब्रह्मदेव के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, राय ब्रह्मदेव ने ही मोनिंग देव, जो कि कवर्धा के फणिनाग वंश से संबंधित थे, मोनिंग देव को पराजित किया और अपने शासन में विलय कर लिया। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगले व्यक्ति हैं इस वंश के, रायपुर कलचुरी वंश के अगले व्यक्ति हैं अमर सिंह देव। रायपुर के कलचुरियों के अंतिम शासक हैं अमर सिंह देव। इन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार की है और मराठों ने इनको क्या किया है? रायपुर, राजिम और पाटन, ये 3 परगने या 3 क्षेत्र जो हैं वो अमर सिंह देव को प्रदान कर दिए हैं और बाकी का पूरा क्षेत्र मराठों के अधीन चला गया है। ठीक है, अगले प्रश्न के रूप में अगर देखा जाए तो कलचुरी शासन व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न एक पूछा गया था जिसमें कि काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए गए थे। एक स्टेटमेंट था कि कलचुरी शासन गणतंत्र आधारित व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा, कलचुरी जो है वो गणतंत्र व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे राजतंत्र व्यवस्था थी, मतलब राजा का शासन था। नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया था कि राजा को सहायता करने के लिए कौन कौन लोग होते थे? तो वहाँ पर ऑप्शन है अमात्य। अमात्य जिसको कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में मंत्री कहते हैं। तो अमात्य जो है वो राजा की हेल्प के लिए होते थे। अगला प्रश्न था कि कलचुरी राज्य कितने प्रकार से विभाजित था? तो मुख्य रूप से इनको गढ़ या प्रांत में विभाजित किया गया था। कलचुरियों के समय में ही आपका जो शिवनाथ नदी है उसको बॉर्डर मान करके शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ यह विभाजन किया गया था। ठीक, अब कलचुरियों के प्रमुख मंत्रियों की अगर चर्चा करें तो
यहाँ पे 3-4 नाम हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, बाकी के नाम आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि महाप्रमात्री कौन होता था। महाप्रमात्री जो है वो जमाबंदी विभाग का प्रमुख है या राजस्व का प्रमुख है कह सकते हैं। ठीक, प्रमुख लगान अधिकारी था महाप्रमात्री। अगला है महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख है। और महापुरोहित या महाधर्म कारणिक यह धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक, इसके अलावा कुछ अधिकारियों की चर्चा मिलती है। अधिकारियों में एक व्यक्ति है महाभंडागारिक, कोषाध्यक्ष का मुख्य कोषाध्यक्ष होता था महाभंडागारिक। एक है महाक्षपटलिक। महाक्षपटलिक राजस्व विभाग का प्रमुख है। दांडिक न्याय विभाग का प्रमुख है। और ग्रामागमिक यह यातायात प्रबंध का प्रमुख है, यातायात प्रबंधन का प्रमुख अधिकारी था। अगला है राजस्व व्यवस्था के बारे में पूछा गया है कि महाप्रमात्री, मैं चर्चा कर चुका हूँ, महाप्रमात्री कौन होता था। राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था महाप्रमात्री। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है कि पंचकुल नामक व्यवस्था किस वंश से संबंधित है। तो पंचकुल कलचुरियों से संबंधित था। पंचकुल व्यवस्था क्या था? इसके अंतर्गत गांव और नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नाम से एक संगठन का निर्माण किया जाता था। इसमें 5 से लेकर के 10 सदस्य होते थे और इन सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। ये इंडिविजुअल प्रश्न बने हैं। पंचकुल के सदस्यों को क्या कहा जाता था? सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। और सदस्यों में जो प्रमुख होता था इसको महत्तम कहा जाता था। तो महत्तर और महत्तम याद रखेंगे। अगला है गांवों के समूह में जो मुख्य ग्राम होता था उसका क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था ज्येष्ठिका ग्राम। बहुत सारे गांवों का समूह और उस समूह में जो प्रमुख गांव होता था इसको कहा जाता था ज्येष्ठिका ग्राम। अगला है जो रतनपुर नगर है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। मैं इसकी चर्चा भी कर चुका हूँ। प्रमुख है तुमानखोल, नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल और वराहखोल। ये इन 5 भागों के नाम हैं। ठीक, अगला है कलचुरी कालीन स्थापत्य के बारे में। यह पूरा शीट, ये जो जितना टेबल में दिया गया है ये हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। जैसे कि रत्नदेव प्रथम, इनके निर्माण कार्यों में अगर देखा जाए तो महामाया मंदिर, बंकेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर और महिषासुर मर्दिनी मंदिर। महामाया मंदिर रतनपुर में, बंकेश्वर मंदिर तुम्बाड़ में, रत्नेश्वर मंदिर तुम्बाड़ में और महिषासुर मर्दिनी मंदिर ये है लाफागढ़ में। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, विशाल तालाब और लाफागढ़ का किला। जाजल्यदेव प्रथम, विष्णु मंदिर जांजगीर में। रत्नदेव द्वितीय, विकर्णपुर महल। कुछ ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। रत्नदेव द्वितीय का ये निर्माण महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा है यहाँ पे। पृथ्वीदेव द्वितीय, इनका प्रश्न पूछा गया है गज किला, और आपका गज किला के बारे में ही जनरली प्रश्न पूछा गया है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है जाजल्यदेव द्वितीय, पातालेश्वर मंदिर के बारे में पूछा गया है। रत्नदेव तृतीय, लक्ष्मी देवी मंदिर या एकवीरा मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। बहारेंद्र साय, चैतुरगढ़ का किला, कोसगई मंदिर के बारे में पूछा गया है। कल्याण साय, जगन्नाथ स्वामी मंदिर के बारे में पूछा है। तखत सिंह, शिव मंदिर। राज सिंह, बादल महल। ब्रह्मदेव राय, विष्णु मंदिर। और जैत सिंह, दूधाधारी मठ के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ये इनके प्रमुख निर्माण कार्य हैं। प्रमुख स्थापत्य का जो मैप है आपको दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न जो पूछा गया है इनकी प्रशासनिक संरचना या प्रशासनिक इकाई के बारे में। कलचुरी वंश सबसे पहले एक केंद्र के रूप में राष्ट्र था, उसके नीचे विषय बटे हुए थे, विषय के नीचे छोटे छोटे जनपद बटे हुए थे जिनको देश कहा जाता था। जनपद छोटे छोटे मंडलों में बटा हुआ था, मंडल गढ़ों में बटे हुए थे, गढ़ जो है बारहों में बटे थे और बारहों जो है वो ग्राम में बटे हुए थे। ग्राम का प्रमुख गौटिया, बरहों का प्रमुख दाऊ, गढ़ का प्रमुख दीवान, मंडल का प्रमुख मांडलिक या मंडलाधिपति, जनपद का प्रमुख महामंडलेश्वर, विषय का प्रमुख विषयपति और राष्ट्र का प्रमुख राजा। ग्राम सबसे छोटी इकाई है। 12 गांवों को मिलाकर के एक बरहों का निर्माण होता था। इसके अलावा 7 बरहों को मिलाकर के
गढ़ का निर्माण होता था। इसके अलावा कुछ गढ़ों को मिलाकर के मंडल का निर्माण होता था, कुछ मंडलों को मिलाकर के जनपद का निर्माण होता था, और कुछ जनपदों को मिलाकर के एक विषय, और सभी विषय को मिलाकर के राष्ट्र का निर्माण होता था। कलचुरी कालीन साहित्य एवं भाषा, इसमें मुख्य रूप से गोपाल चंद्र मिश्र या गोपाल मिश्र का नाम प्रमुख है। इनकी रचना खूब तमाशा, जो कि 1689 में लिखी गई थी, इसमें छत्तीसगढ़ का नाम सबसे पहले प्राप्त होता है। इसके अलावा गोपाल मिश्र की एक और किताब है सुदामा चरित्र। ये सभी किस काल से या किस वंश से संबंधित है? ये सब कुछ आपके कलचुरी वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है आर्थिक दशा के बारे में। आर्थिक दशा में प्रश्न पूछा है भूमि माप के बारे में। 8 पंसेरी 1 मन होता है, ये तौल का माप है। भूमि माप में हल के नाम से भूमि मापी जाती थी, हल भूमि कहा जाता था। 1 हल भूमि का मतलब होता था 5 एकड़। ठीक, और 1 बैल के द्वारा जोती जा सकने वाली भूमि को कहा जाता था 1 हल भूमि। ठीक, 1 हल भूमि इसका मतलब है 1 बैल के द्वारा जोती जा सकने वाली भूमि, जो कि 1 हल भूमि लगभग 5 एकड़ के बराबर होती थी। ठीक, तौल का माप क्या था? पंसेरी, मुख्य रूप से पंसेरी या मन, और 1 मन में 8 पंसेरी हुआ करते थे। ठीक है, यही प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे। अगला था कलचुरियों की गढ़ व्यवस्था के बारे में। मैंने बताया था कि शिवनाथ नदी को बॉर्डर मान करके शिवनाथ के उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 गढ़ बांटे गए थे। शिवनाथ के उत्तर में जो गढ़ थे उसमें मुख्य रूप से बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, वर्तमान जिलों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार, बेमेतरा, गौरेला, मरवाही और बिलासपुर में 2 गढ़। इन सभी को मिला करके कुल 18 गढ़ शिवनाथ के आसपास थे, शिवनाथ के उत्तर में। और शिवनाथ के दक्षिण में जो गढ़ थे वो वर्तमान बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और कुछ अज्ञात, इन सभी को मिलाकर के 18 गढ़ थे जो कि शिवनाथ के दक्षिण में विद्यमान थे। अगला प्रश्न पूछा गया है जो व्यक्ति ब्राह्मण होता था, जो गढ़ का प्रमुख होता था और ब्राह्मण होता था, उसको दीवान कहा जाता था। ठीक, इसके अलावा जमाबंदी प्रणाली के आधार पर इन 36 गढ़ों की पहचान किसने की है? मिस्टर चीशम ने। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गढ़ नहीं था? तो पावागढ़ जो है वो इस गढ़ व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको इन सभी गढ़ों के नाम कम से कम एक बार पढ़ लेने चाहिए। बिलासपुर में रतनपुर, विजयपुर, ओखर और केंदागढ़, कोरबा में कोसगई, लाफागढ़, मातिन और उपड़ोरा, जांजगीर चांपा में मदनपुर, खरौद और कोटगढ़, सक्ती में सोंठी, बलौदाबाजार में सेमरिया, बेमेतरा में मारो और नवागढ़, गौरेला, मरवाही में पंडरभाठा, मध्य प्रदेश में करकट्टी और कंडरी, ये सभी 18 गढ़ हैं। शिवनाथ के दक्षिण में देखा जाए तो बलौदाबाजार में सिमगा और लवन, बेमेतरा में सारधा और सिरसागढ़, दुर्ग जिले में पाटन और दुर्ग, बालोद में अकलवाड़ा या एकलवार, रायपुर में रायपुर और अमोरा, गरियाबंद में फिंगेश्वर और राजिम, महासमुंद में खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार और मोहंदी, धमतरी में टिंगनागढ़, मोहला, मानपुर, सिंगारपुर के नाम से, और अज्ञात जिलों के हिसाब से देखा जाए तो सिंघनगढ़। ये शिवनाथ के दक्षिण में विद्यमान 18 गढ़ थे। इन सभी गढ़ों की खोज मिस्टर चीशम के जमाबंदी प्रणाली के आधार पर मिस्टर चीशम ने इन 36 गढ़ों का पहचान किया है। ठीक, इसके अलावा इन 36 गढ़ों का लोकेशन यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया हमारा शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी के ही आसपास उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ का लोकेशन बताया गया है। इसमें से 2 लोकेशन जो है वो मध्य प्रदेश में बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है कवर्धा के फणिनाग वंश के बारे में। कवर्धा के फणिनाग वंश की अगर चर्चा करें तो नागवंश के ही 2 समूह मैंने बताए थे। नागवंश 2 भाग में विभाजित है,
फणी नागवंश दो भागों में था, एक था कवर्धा के आसपास और दूसरा था आपका बस्तर के आसपास। कवर्धा के आसपास जो थे उनको फणी नागवंश, और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में थे इनको छिंदक नागवंश के नाम से जाना जाता है। बस्तर के छिंदक नागवंश कहे जाते हैं। इस वंश में प्रमुख रूप से जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रश्न इसमें शामिल नहीं थे उसको मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके शामिल कर लिया है। प्रश्न पूछा गया है कवर्धा के फणी नागवंश का शासन कब से कब तक था, तो लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक इनका शासन था। इनके शासन क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इनका शासन क्षेत्र था कवर्धा के आसपास, और कवर्धा के अलावा पंडरिया तथा खैरागढ़ के आसपास भी शासन था। इस वंश के संस्थापक अहिराज या अहिरराज माने जाते हैं। इस वंश की जानकारी के स्रोत कौन से हैं, तो पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों से कवर्धा के फणी नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश की राजधानी कौन सी थी, राजधानी थी कवर्धा। इसके अलावा फणी नागवंश किस धर्म के अनुयायी थे, इसके ज़्यादातर जो शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, और यह वंश कलचुरी वंश के समकालीन था, ऐसा भी कहा जाता है। इस वंश के प्रमुख शासकों का अगर नाम देखा जाए तो अहिराज, राजमल, धरणीधर, इसके अलावा गोपाल देव, नलदेव और लक्ष्मण देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, ये कुछ प्रमुख राजा थे जो कि कवर्धा के फणी नागवंश से संबंधित हैं। ठीक, इस वंश के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं गोपाल देव। यह सबसे प्रतापी राजा है और इन्होंने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया है। प्रश्न पूछा गया है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो गोपाल देव ने करवाया था। गोपाल देव किस क्रम के राजा हैं, प्रश्न पूछा गया है कि भोरम देव का निर्माण करवाने वाले गोपाल देव किस क्रम के राजा थे, तो ये 6वें नंबर के राजा हैं आपका फणीनाग वंश के अंतर्गत। फिर गोपाल देव, इन्हीं के बारे में ही कुछ और चीज़ें पूछी गई हैं। इनका वर्णन कहाँ पर मिलता है, इनका वर्णन मिलता है मड़वा महल शिलालेख में। ठीक, इन्होंने कवर्धा पे आक्रमण किया था और गोपाल देव तथा पृथ्वीदेव प्रथम इनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव प्रथम विजयी हुए थे। इन सभी का वर्णन मिलता है मड़वा महल शिलालेख में। गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था, और भोरम देव मंदिर के बारे में ये जितने भी पॉइंट हैं वो महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। राजा के रूप में गोपाल देव भले उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इनका निर्माण कार्य जो भोरम देव मंदिर था यह बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए और एग्ज़ाम के लिए। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था 1089 या 1089 ईस्वी, जिसको हम 11वीं शताब्दी भी कह सकते हैं। अगर लोकेशन की चर्चा की जाए तो यह कवर्धा जिले में कबीरधाम क्षेत्र में फैला हुआ है। विशेष रूप से छपरी या चौरा ग्राम यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कबीरधाम में चौरा ग्राम के आसपास भोरम देव का विस्तार है। भोरम देव का निर्माण गोपाल देव के समय शुरू हुआ था, लक्ष्मण देव के समय में कंप्लीट हुआ है। ठीक, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, पुजारी पाली शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तथा छपरा के प्रतिमा लेख से भी इस बात की पुष्टि होती है। तो हमको क्या क्या याद रखना है, भोरम देव मंदिर 1089 ईस्वी कवर्धा में लोकेशन है, और गोपाल देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस मंदिर की निर्माण शैली किस प्रकार से है, इस मंदिर का निर्माण किया गया है नागर शैली में। ठीक, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से ही इसकी समानता है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इसके गर्भगृह में शिवलिंग है, जो कि आदिवासी देवता भोरम देव कहे जाते हैं। ठीक, ये जो शिवलिंग है इनको ही भोरम देव कहा जाता है, और यह आदिवासी देवता भोरम देव से सिमिलैरिटी रखते हैं। यह जो आदिवासी देवता है भोरम देव, ये राजगोंड देवता कहे जाते हैं।
ठीक है, गोंड जनजाति में ही एक इनका शाखा है, राजगोंड कहे जाते हैं। और राजगोंड जो है वो भोरम देव को अपना इष्ट मानते हैं। और इसी भोरम देव का मंदिर है आपके भोरम देव मंदिर में। भोरम देव को एक शिवलिंग के तौर पर यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अब भोरम देव यहाँ पे इतने मतलब यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, जो कला है, वो इतनी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है कि इसको कला तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो और छत्तीसगढ़ का कला तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक, ये इंडिविजुअल प्रश्न बने हुए हैं, इसीलिए इनको हाईलाइट किया गया है। अगले व्यक्ति हैं यहाँ पर रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के बारे में प्रश्न पूछा गया है इनके समय काल को लेकर के। लगभग 1349 ईस्वी के आसपास शासन कर रहे थे और इसी समय इनका विवाह हुआ है कलचूरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ में। अंबिका देवी के साथ इनका विवाह हुआ है 1349 ईस्वी में। और इसी विवाह को यादगार बनाने के लिए या विवाह के प्रतीक के रूप में इन्होंने मड़वा महल शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। कहाँ पर? कवर्धा में या कबीरधाम जिले में। ठीक है, मड़वा महल जो शिव मंदिर है, यह विवाह के प्रतीक के रूप में शिव मंदिर का निर्माण है। इसको दूल्हा देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अंबिका देवी के द्वारा 1349 में। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया गया है और यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ मंदिर है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस भगवान को समर्पित है यह बात महत्वपूर्ण है। ठीक, तो मड़वा महल विवाह का प्रतीक के रूप में, किसके विवाह के प्रतीक के रूप में? रामचंद्र देव और अंबिका देवी के विवाह के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। अगला है, इसी कैंपस में, इसी क्षेत्र के आसपास एक और स्ट्रक्चर है जिसको छेरकी महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छेरकी महल, इसको भी याद रखेंगे कि मड़वा महल से थोड़ी दूरी पर स्थित है छेरकी महल। इन जगहों पे जो फणिनाग वंश के राजा हैं, इनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है शिलालेखों के माध्यम से। जैसे कि मड़वा मंदिर शिलालेख। मड़वा मंदिर शिलालेख किन राजाओं का है? फणिनाग वंशी राजाओं का है। ठीक, कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? कबीरधाम में। अगले व्यक्ति हैं मोनिंग देव। मोनिंग देव जो है वो इस वंश के अंतिम राजा हैं और ऐसा मानते हैं कि जो राय ब्रह्म देव थे, उन्होंने मोनिंग देव को पराजित किया था। राय ब्रह्मदेव जिनके नाम पर रायपुर बसाया गया है, कलचूरी शासक हैं राय ब्रह्मदेव, रायपुर के कलचूरियों में शामिल थे। ठीक है, तो उन्होंने मोनिंग देव को पराजित किया है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कलचूरियों ने इस वंश को समाप्त करके कलचूरियों में ही मिला लिया था। इस प्रकार कवर्धा का फणिनाग वंश जो है वो रायपुर के कलचूरी में विलीन हो गया था। ठीक, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कवर्धा महल के बारे में। कवर्धा महल का निर्माण करवाया है धर्मराज सिंह ने। इसके अलावा कवर्धा महल का जो प्रवेश द्वार है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो कि इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक, अगला है कांकेर के सोमवंश के बारे में। सोमवंश या पांडुवंश की चर्चा हम कर चुके हैं। उसमें अगर कांकेर के सोमवंश की चर्चा नहीं हुई होगी तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कांकेर को ही काकरे या उत्तर बस्तर के नाम से जाना जाता है। इस वंश की स्थापना हुई थी 1192 में और इसका अंत हुआ था 1320 के आसपास। ठीक, तो इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1192 से लेकर के 1320 के आसपास। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कर्णराज और सोमराज के बारे में। प्रश्न पूछा गया था कि कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन हैं? तो संस्थापक हैं सिंहराज। और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा राजा सोमवंश से संबंधित नहीं है। अब 3 राजाओं के नाम आपको याद हैं, एक है सिंहराज, एक है कर्णराज और एक है सोमराज। इन तीनों के अलावा अगर कोई ऑप्शन दिया गया था वो हमारा सोमवंश से संबंधित नहीं था। ठीक, लेकिन यहाँ पे अन्य शासकों के नाम याद रखिएगा, व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्णराज, जैतराज, सोमचंद्र, भानुदेव। और
इनके अलावा कर्णराज, सोमराज और कृष्णराज, ये सभी कांकेर के सोमवंश से संबंधित हैं। इन सभी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जानकारी प्राप्त होती है इनके शिलालेखों से या ताम्रपत्रों से। ठीक, अब ताम्रपत्र या शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो पहला है सिहावा ताम्रपत्र, जो कि कर्णराज के द्वारा लिखवाया गया है। दूसरा है तहन का पार ताम्रपत्र, जो कि पंपराज के द्वारा लिखवाया गया है। और तीसरा है कांकेर अभिलेख, जो कि भानुदेव के द्वारा लिखवाया गया है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख राजाओं के नाम थे जहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। अगला है कांकेर के सोमवंश में सिंहराज इस वंश के संस्थापक हैं। इनके पुत्र हुए व्याघ्रराज, उनके पुत्र हुए बोबदेव। इनके 3 पुत्र हैं कर्णराज, कृष्णराज और सोमराज। इन सभी के बारे में पूछा गया है कि ये किस वंश के समकालीन थे। तो ये पूरा जो पूरा वंश था ये कलचुरियों के समकालीन था। ठीक है, इसके अलावा सोमवंशी राज्य की 3 शाखाओं के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो जहाँ से प्रश्न पूछा गया है उनको देख लेंगे हम। कांकेर के सोमवंश के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। इसमें सिर्फ यही चीज़ याद रखिएगा, शासक कौन कौन हुए थे और इनकी जानकारी कौन कौन से ताम्रपत्र या शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक, मैं वापस से बता दूं, कांकेर का सोमवंश, कांकेर क्षेत्र को काकरा या उत्तर बस्तर कहा जाता है। इसके संस्थापक थे सिंहराज, और परीक्षा में नाम पूछा गया है सिंहराज, कर्णराज और सोमराज के बारे में। इनके जानकारी के स्रोत के बारे में पूछा गया है, सिहावा, तहनका पार और कांकेर अभिलेख के बारे में। बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। अगला है बस्तर का छिंदक नागवंश। मैंने बताया था कि नागवंश 2 भागों में विभाजित था। एक था कवर्धा के फणी नागवंश और दूसरा है बस्तर का छिंदक नागवंश। बस्तर का जो छिंदक नागवंश है, यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1023 से लेकर के 1324 तक। इनकी राजधानी बारसूर या दंतेवाड़ा। इस वंश के राजाओं की उपाधि भोगवती पुरेश्वर। अगला प्रश्न पूछा गया है इनके संबंध में जानकारी का स्रोत। जानकारी का स्रोत है एक शिलालेख है जिसको कहा जाता है कुरुसपाल शिलालेख। यही महत्वपूर्ण है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण राजा के द्वारा लिखवाया गया था और राजा का नाम है सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखिएगा इस वंश के बारे में। बस्तर का छिंदक नागवंश 1023 से 1324, राजधानी बारसूर दंतेवाड़ा, उपाधि है भोगवतीपुरेश्वर। उल्लेख मिलता है कुरुसपाल शिलालेख से, जो कि सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा लिखवाया गया है। इनके अलावा और कौन कौन से राजा हैं जिनके बारे में आपको सीक्वेंस याद रखना है? तो सीक्वेंस पूछा गया है नृपति भूषण, ये तो संस्थापक थे, करके महत्वपूर्ण है। अगले राजाओं में सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसिंह देव, ये कुछ प्रमुख राजा हुए हैं। लास्ट में नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय और हरिश्चंद्र देव। इसमें आप इनको अगर छोड़ देंगे तो हरिश्चंद्र देव का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये इस वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, तो नृपति भूषण संस्थापक थे, सोमेश्वर, कन्हर और जयसिंह ये महत्वपूर्ण राजा हैं, और हरिश्चंद्र देव अंतिम राजा के रूप में इनका नाम याद रखिएगा। अगला है सोमेश्वर देव प्रथम। मैंने आपसे चर्चा किया था कि सोमेश्वर देव का चर्चा और कहाँ पर मिलता है। तो सोमेश्वर देव का चर्चा मिलता है इनके द्वारा लिखवाया गया है कुरुसपाल अभिलेख में। यह अभिलेख नागरी लिपि में और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये प्रश्न इंडिविजुअली पूछा गया है कि कुरुसपाल शिलालेख किस किस भाषा में लिखा गया है, कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो नागरी लिपि, संस्कृत भाषा। इनके बारे में ये बताया गया है कि सोमेश्वर देव के द्वारा मधुरांतक देव का वध किया गया था। यह उल्लेख मिलता है इसी कुरुसपाल अभिलेख में। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है कि मधुरांतक देव की हत्या का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है। तो कुरुसपाल अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। और मैंने आपसे बताया कि सोमेश्वर देव के बारे में एक और जानकारी है जो कि हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे मिलता है? जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर देव और उनके परिवार को बंदी बना लिया था।
ये चीज़ मैंने आपको बताया था शुरू में। तो ये वही सोमेश्वर देव है जिसको कि जाजल देव ने बंदी बनाया था, ठीक। और सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी, इनके आग्रह पर जाजल देव ने इन सभी को रिहा कर दिया था, ठीक। सोमेश्वर देव के कुछ निर्माण कार्यों की चर्चा करें तो इन्होंने बस्तर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक। इस विष्णु मंदिर का लोकेशन पूछा जाए तो नारायणपाल बस्तर में। इसके अलावा इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया है, इसका नाम है बत्तीसा मंदिर। यह भी दंतेवाड़ा में है, विशेष रूप से लोकेशन है बारसूर दंतेवाड़ा में बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। निर्माणकर्ता का नाम सोमेश्वर देव प्रथम। इन्होंने अपनी क्वीन या रानी गंगा महादेवी के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, बत्तीसा मंदिर का। अब इसे बत्तीसा मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 32 खंभों पर टिका हुआ है, 32 खंभों पर टिका हुआ महल है, इसीलिए इसको बत्तीसा मंदिर के नाम से जाना जाता है। बत्तीसा मंदिर किसको समर्पित है? यह शिव जी को समर्पित है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है। यहाँ पर 2 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, इसीलिए इसको शिव का जुड़वा मंदिर भी कहा जाता है। इसके गर्भगृह में 2 शिवलिंग है, ठीक है। और शिवलिंग है मतलब नंदी जी का भी वहाँ पर स्थान होगा। यहाँ पे बत्तीसा मंदिर में काले ग्रेनाइट से बनाए गए नंदी महाराज को स्थापित किया गया है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस मंदिर में मिलते हैं? बत्तीसा मंदिर में इनको स्थापित किया गया है, ठीक है। या किस जगह से मिलते हैं? तो बारसूर या दंतेवाड़ा से ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक। अगला है हरिश्चंद्र देव के बारे में। इनके बारे में बस एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, इस वंश के अंतिम शासक थे, ठीक। अगला है इस पूरे वंश के निर्माण कार्य या स्थापत्य के बारे में। जैसे कि बारसूर से चंद्रादित्येश्वर मंदिर के साक्ष्य हैं, चंद्रादित्य सरोवर के बारे में जानकारी मिलती है। बत्तीसा मंदिर बारसूर में है, बारसूर मतलब दंतेवाड़ा में। और विशाल गणेश की प्रतिमा भी मिलती है, मामा भांचा मंदिर भी मिलती है। ये सभी बारसूर में ही स्थापित किए गए हैं। चंद्रादित्येश्वर मंदिर, चंद्रादित्य सरोवर, बत्तीसा मंदिर के बारे में मैंने बताया, शिव जी को समर्पित है। गंगा महादेवी के लिए बनवाया था सोमेश्वर देव प्रथम ने। विशाल गणेश की मूर्ति है। और मामा भांचा मंदिर, यह भी छिंदक नागवंश से संबंधित है। ये सारे के सारे जो 5 स्थापत्य मैंने बताए हैं, ये सब बारसूर में स्थापित हैं। इसके अलावा नारायणपाल बस्तर में विष्णु मंदिर और ढोलकल, यहाँ पे गणेश प्रतिमा, ढोलकल का गणेश प्रतिमा, ये दंतेवाड़ा में स्थापित है। ये सारी की सारे निर्माण बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस वंश के बारे में इतने महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला है बस्तर में काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश अपने आप में एक बहुत बड़ा वंश है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से अपनी चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हमने किनके बारे में बात किया? हमने अपनी चर्चा में बात किया है कलचुरी वंश के जो बचे हुए शासक थे उनके बारे में। उसके बाद में कांकेर के सोमवंश, कवर्धा के फणी नागवंश और बस्तर के छिंदक नागवंश के बारे में हमने अपना डिस्कशन कंप्लीट किया है। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।